दोस्तों वंदे मातरम। आज लेसन नंबर 2 हम अष्टक वर्गा के बारे में पढ़ रहे थे कि आखिर अष्टक वर्गा की इम्पोर्टेंस क्यों है ज्योतिष में और उसके बिना ज्योतिषीय विश्लेषण करना क्यों अधूरा है। बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, सर्वाष्टका भी कह सकते हैं, अष्टक वर्गा भी कह सकते हैं एंड समुदाय अष्टक वर्गा भी कह सकते हैं। आज मैं एक दो बड़े एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान का कि किस तरह से इंग्लिश रूलर्स के हाथों से एक देश जब छूटा और जब उसके दो टुकड़े हुए, उसके बाद एक देश तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता चला गया, मैं भारत की बात कह रहा हूँ, और दूसरा देश पाकिस्तान, उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल होता चला गया और एक टुकड़ा भी कटकर फिर एक बांग्लादेश बन गया और आगे भी स्कोप बने हुए हैं कि 3 टुकड़े फिर होंगे। ये हम ज्योतिषीय विश्लेषण भी छोटा छोटा कर लेंगे साथ में, लेकिन सर्वाष्टका की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि किस तरह से जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश के कुछ एस्ट्रोलॉजर, मैं आप लोगों को सर्वाष्टका भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सर्वाष्टक कुंडली है और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो ये मेरे लेक्चर देख रहे हैं कि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप ये खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए और ये बनाना शुरू कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों के बीच बीच में प्रैक्टिस भी होती रहे। ये सर्वाष्टका इंडिया का है और ये पाकिस्तान का। ये नीचे सर्वतोभद्र चक्र भी दिया हुआ है। ये मैं कभी कोशिश करूँगा आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देने की, लेकिन इसके लिए पहले बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन नंबर 2 में आज हम यही लर्न करेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। जी हाँ, मैं जो कह रहा था कि डेट ऑफ बर्थ दी गई है इंडिया एंड पाकिस्तान की। लेसन नंबर 1 में मैंने बताया था कि किस तरह से सर्वाष्टका बनाते हैं, तो मैनुअली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये वैल्यूज़ हैं, आप देखिए कि क्या ये वैल्यूज़ मैच करती हैं या नहीं करती हैं। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को इसके बेनिफिक एंड मेलफिक दोनों पॉइंट्स बता देता हूँ। ये इसके मेलफिक पॉइंट्स हैं जिनका टोटल 335 आएगा, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। आपके सामने मैंने रिज़ल्ट दे दिया है और इसका भी मैं दे देता हूँ पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का है। तो अब हम चलते हैं, इम्पोर्टेंस देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया स्ट्रांग होता चला गया और पाकिस्तान टूटता चला गया। देखिए, जब विभाजन हुआ था तो आप डेट देखिए कि इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 12:01 पर, एवं पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। बेसिकली जो इंग्लिश रूलर्स थे उन्होंने ऑप्शन यही दिया था इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए कि एक ही दिन में दोनों को आज़ाद किया जाएगा, मतलब 2 कंट्रीज़ अलग अलग बनेगी। लेकिन हमारे भारतीय कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिनकी बदौलत आज हमारा देश तरक्की करता चला गया, जिनकी बदौलत हमारे देश के टुकड़े नहीं हुए और आगे भी जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है, जो आज भी ये हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है, ये भी वापस आएगा। और इसके कारण है, कब आएगा ये भी आज हम विश्लेषण कर लेंगे। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो देख चुका हूँ मेदिनी ज्योतिष का। देखिए दोस्तों, ज्योतिष के कुछ रूल्स हैं कि जब भी आप एक कंट्री की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए जो लगन है वो स्थिर लगन होना चाहिए। तो आप देखिए, ये भारत का जो लगन है ये वृषभ लगन है और पाकिस्तान का जो लगन है चर लगन। जब आप गाड़ी वगैरह कोई बाई करते हैं तो उसके लिए लिया जाता है चर लगन, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे, गाड़ी रुके ना। अगर आप स्थिर लगन में कभी आप गाड़ी वाहन कुछ भी जब आप बाई करते हैं तो वो गाड़ी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपके ट्रिप्स रुकेंगे और गाड़ी वो खड़ी हो जाती है, आप उस गाड़ी में ट्रैवल ही नहीं कर पाते हैं। और गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहेगी डेफिनेटली, लेकिन आपके आंगन में खड़ी रहेगी। वो कंट्री का जब भी फॉर्मेशन होता है या कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है या जब घर में एंट्री होती है, जब उसके मुहूर्त होते हैं, तो उनमें
लगन स्थिर होना चाहिए। स्थिर लगन कौन कौन से होते हैं सिखाया था मैंने आप लोगों को। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की एक अलग सीरीज़ है जिसमें शायद चैप्टर 36 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्थिर लगन होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ। इंग्लिश में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो ये स्टेबल लग्नस कहा जाते हैं, स्टेबल एसेंडेंट, जिनमें जो चीज़ें स्थिर होती हैं, स्टेबल होती हैं, उनके मुहूर्त किए जाते हैं। तो दोस्तों जब मुद्दा आया कि एक ही समय में आज़ादी दी जाएगी, तो पाकिस्तान ने आज़ादी ले ली थी रात को 12 बजे 14 अगस्त को, मतलब 14 अगस्त 13 की रात एंड 14 की अगस्त की मॉर्निंग पावर शिफ्ट दे दिया गया था। एंड 15 अगस्त की भी अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को कोई भी मुहूर्त नहीं था। पाकिस्तान बिलीव नहीं करते थे वहाँ के रूलर्स एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्होंने कोई समय नहीं देखा, उन्होंने सिंपल तरीके से आज़ादी ले ली थी एंड एक हिस्सा कटकर पाकिस्तान बन गया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग थे, बल्कि हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो ज्योतिष में बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि जब कंट्री का फॉर्मेशन किया जाए तो प्रॉपर मुहूर्त में ही किया जाए। तो उनकी बदौलत एंड उनके साथ 2 एस्ट्रोलॉजर और भी थे, सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी तो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, उनके साथ 2 एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने उनका साथ दिया था, उनका नाम भी मैं बताना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज देश स्टेबल है और बढ़ता चला जा रहा है। उसमें से उज्जैन से थे एक एस्ट्रोलॉजर बहुत ही फेमस, सूर्य नारायण व्यास, एवं दूसरे एस्ट्रोलॉजर सोलन से, हिमाचल प्रदेश सोलन, हरदेव शर्मा त्रिवेदी। उनका पंचांग भी आता है विश्व विजय पंचांग के नाम से। तो इन 2 एस्ट्रोलॉजर्स की बदौलत हमारा देश आज स्टेबल है। तो दोस्तों उन्होंने जब मुहूर्त देखा कि 15 अगस्त को भी मुहूर्त नहीं है तो क्या किया जाए, सो उन्होंने 3-4 चीज़ें निकाली कि एक तो लगन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आप देखिए भारत की कुंडली में लगन में 44 पॉइंट्स हैं। सर्वाष्टका में लगन से आपका पर्सनैलिटी, आपका तेज, पराक्रम भी लगन से ही देखा जाता है। जब देश की बात आती है कि देश की स्थिरता, देश की लीडरशिप एंड देश की स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, डिग्निटी, रॉयल्टी, बहुत कुछ देखा जाता है लगन से। तो कोशिश की गई कि लगन में कुछ ऐसा टाइमिंग लिया जाए कि लगन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकल कर आएँ सर्वाष्टका में। तो देखिए भारत की कुंडली में लगन में 44 पॉइंट्स हैं। एवं अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर 12 भावों में, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लगन में ही है और लगन यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि मिनिमम हमें 27 पॉइंट्स चाहिए। अब आती है बात पाकिस्तान की कुंडली में भी लगन सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर 38 पॉइंट है। कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो 6 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है। सो एक तो फैक्टर ये है, ये तो सर्वाष्टका जो मैं पढ़ाना चाहता था आज आप लोगों को लेसन 2 में ये। लेकिन जब हम बढ़ ही रहे हैं आगे तो कुछ और भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें कि आखिर वो क्या फैक्टर थे, इन एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा क्या देखा। और देखिए आप नक्षत्रों पर भी विचार कीजिए। नक्षत्रों को हम लैंड करवा देते हैं एक बार यहाँ पर। चंद्रमा डिग्री देखिए, पुष्य नक्षत्र शनि देव जी का, और यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के मीन्स राहु के नक्षत्र के। अब इससे क्या अभिप्राय है, देखिए एक तरह से 2 भाई जुड़वा
एक बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया और एक भाई का डाउनफॉल हो गया। कारण सामने है। बिकॉज़ देखिए, एक तो बहुत सिंपल फैक्टर है, वृषभ लगन, स्टेबल लगन। मुहूर्त कौन सा लिया गया? रात को 12:01 अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भी बनता है इस दिन। और दूसरा, अभिजीत मुहूर्त में जो कार्य किए जाते हैं वो सिद्ध होते हैं। वृषभ लगन, स्टेबल लगन हो गया। और पुष्य नक्षत्र के बारे में दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, इसको नक्षत्रों में महान नक्षत्र भी कहा जाता है। इसका कारण ये भी है कि जब श्री रामचंद्र जी का जब उनका ताजपोशी हुई थी, जब वो राजा बने थे, तो वो भी पुष्य नक्षत्र में ही उनका ताजपोशी हुई थी। तो देखिए, जब भारत जब कंट्री फॉर्म हुई थी तो भारत भी पुष्य नक्षत्र में ही फॉर्मेशन हुई थी। और चंद्रमा जब 3 डिग्री में चले गए थे, देखिए यहाँ पर चंद्रमा पाकिस्तान के मिथुन राशि में है और यहाँ पर चंद्रमा चले गए हैं कर्क राशि में। सो देखिए कितना फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। और पुष्य नक्षत्र के शनि की पहली महादशा वृषभ लगन, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि वृषभ लगन में शनि देव जी योग कारक है, की प्लैनेट्स कहा जाता है। योग कारक प्लैनेट्स वो होते हैं जिनका कनेक्शन त्रिकोण एवं लगन के साथ होता है। देखिए, शनि देव जी यहाँ पे त्रिकोण के भी स्वामी हैं एवं त्रिकोण एवं केंद्रस। लगन भी अपने आप में केंद्र है, तो त्रिकोण एवं केंद्र दोनों के स्वामी शनि देव जी। तो जब कंट्री का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहली महादशा कौन सी स्टार्ट हुई? शनि देव जी की। चले जाते हैं पीछे, आप देख लीजिए। शनि देव जी की दशा स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त को और ये चली थी 2066 तक। और सिमिलरली यहाँ पर राहु की महादशा स्टार्ट हुई, तो दशा भी एक तो अच्छी नहीं मिली, क्योंकि राहु के बारे में अगर हम विचार करें तो राहु यहाँ पर वृषभ राशि के, और वृषभ राशि के लॉर्ड कौन से हैं? शुक्र। तो मेष लगन के लिए शुक्र मार्क बनते हैं और शुक्र यहाँ पर 4th हाउस में देखिए 2 मेल फिक्स प्लैनेट्स के साथ एफ्लिक्टेड हो चुके हैं। मरकरी भी यहाँ पे एफ्लिक्टेड है। एंड इसके साथ साथ शुक्र चंद्रमा की राशि में चले गए हैं, शत्रु राशि में। और चंद्रमा बेशक नज़दीक हैं, लेकिन पंचदह मैत्री चक्र में देखिए वो फैक्टर नहीं यहाँ पे काउंट करेंगे हम। पंचदह मैत्री चक्र का हम यही देखेंगे कि 2 मेल फिक्स प्लैनेट्स के साथ कर्क राशि में चले जाना, शुक्र का यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पर पीड़ित हो जाना, कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। प्रमाण है, एक मैंने प्राश्री सिद्धांत पढ़ा था या एक और भी बुक पढ़ी थी मैंने, शायद बारामीर या तो किसी बुक में एक प्रमाण दिया था कि अगर किसी कंट्री के 4th हाउस में अगर 2 से ज़्यादा या 2 मेल फिक्स प्लैनेट हों और बाकी भी प्लैनेट्स एफ्लिक्टेड हो जाए उनके साथ और चौथा घर स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ऐसे देश के टुकड़े हो जाते हैं। और जितने प्लैनेट्स वहाँ पर होते हैं उतने ही टुकड़े हो जाते हैं। तो अभी कितने टुकड़े हुए हैं पाकिस्तान के? एक टुकड़ा हुआ है, बांग्लादेश बना है। तो दोस्तों अभी 2 प्लैनेट्स, अभी 3 टुकड़े और होना बाकी हैं। तो ये प्रमाण है कि 4 टुकड़े निश्चित हैं। सो देखिए, एक को दशा मिली शनि देव जी की। शनि न्याय के देवता, जस्टिस के देवता, जिन्होंने लगातार ग्रोथ डेवलपमेंट होती चली गई कंट्री की। ठीक है, बीच में बुरा वक्त भी आया, उसके बारे में भी हम एक अलग से एपिसोड दूंगा मैं आप लोगों को कि कब कब क्या क्या हुआ। चाइना ने जिस तरह से हमारा एक एरिया भी हथिया लिया और पाकिस्तान ने भी युद्ध हमारे ऊपर थोपा, लेकिन पाकिस्तान की 3 बार हार हुई। सो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, इनको हम किसी और एपिसोड में किसी और लर्निंग के ऊपर एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर राहु की महादशा, शुक्र का प्रभाव, ये इस कंट्री को सेपरेट पार्टीशन भी करती चली गई। आगे अगर हम 1971 की बात देखें तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं 71 में क्या हुआ था। आगे चलते हैं थोड़ा सा इस कुंडली में। ये देखिए शनि महादशा में शुक्र का अंतर,
ये देखिए, शुक्र का अंतर स्टार्ट हुआ था 13 अक्टूबर 1971 में। दोस्तों ये वही टाइम है, 13 अक्टूबर 1971 के बाद शनि में शुक्र का अंतर। देखिए शनि महादशा, यहाँ पर शनि मेलफिक हैं और शुक्र भी यहाँ पर मेलफिक हैं। इन्होंने एक पार्टीशन करवा दिया था। और अभी करंट महादशा कौन सी चली हुई है? देखिए शुक्र की महादशा चली हुई है 2007 दिसंबर से। और पाकिस्तान अभी बाज भी नहीं आ रहा है, बौखला चुका है। अब पाकिस्तान की देखिए क्या हालत हो गई है इस समय, क्योंकि शुक्र चौथे घर में है, अफ्लिक्टेड है, जनता स्थान में है। और ये भी प्रमाण है कि अगर चौथा घर अफ्लिक्टेड हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कभी भी जनता सुखी नहीं रहती है। तो पाकिस्तान की जनता सुखी नहीं है आज की डेट में। जो वहाँ के बाशिंदे हैं या जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं खुद चाहती है कि चाइना उनको ओवरटेक कर ले या कोई कंट्री आ जाए, उस कंट्री को संभाल लिया जाए, ताकि उनको कम से कम रोटी खाने के लिए पैसा उनके पास आ जाए। आज ये हालत हो गई है इस कंट्री की। देखिए ज्योतिष का कितना फ़र्क पड़ता है, आप सोचिए। और चौथे घर से एक देखिए एक फैक्टर और भी है, दोनों कुंडलियों को कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड इज सूर्य। सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ है, पंचग्रही योग बना है। तीसरा घर पराक्रम का भी है। तो इस कंट्री के पास जो भी राजयोग बना भारत के पास, तो तीसरे घर में तो पराक्रम बढ़ता चला गया। चौथे घर में कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, बल्कि तीसरे घर में इतने सारे प्लैनेट्स होने का एक और भी इंडिकेशन है। यहाँ पर ज्योतिषीय एक सिद्धांत है कि इतने सारे प्लैनेट तीसरे घर में होना, तीसरा घर से कंसिडरेशन होती है, छोटे भाई के बारे में विचार होता है। तो पाकिस्तान एक तरह से हमारा छोटा भाई ही तो है, हिंदुस्तान से ही तो वो टुकड़ा कटकर पाकिस्तान बना। तो छोटे भाई से हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी, बिकॉज सूर्य शनि यहाँ पे दो मेलफिक प्लैनेट हैं, बुध चंद्रमा पीड़ित हैं और शुक्र भी पीड़ित हैं। आप हमेशा नोट कीजिए हमारे नेबर कंट्री से हमेशा ही परेशानी रही है। आज से 1.5 से 2 साल पहले नेपाल भी अचानक ही रूठ किया था हमसे, और म्यांमार में भी हमारे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी बीच में। तो नेबर कंट्रीज़ से हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी। पीछे अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को हम ही ने बनाया है, लेकिन बांग्लादेश में हमारे ही वहाँ पर हिंदू भाइयों का कत्लेआम भी हुआ है, अभी 2 से 3 महीने पहले की बात है। तो देखिए नेबर कंट्रीज़ में कोई ना कोई परेशानी जिसका प्रभाव हमेशा ही भारत के ऊपर पड़ता है। तो और ये प्रभाव हमेशा बना रहेगा। तीसरा घर अफ्लिक्टेड है, कहीं ना कहीं नेबर कंट्री से परेशानियां रहेंगी, ये दूर नहीं हो सकती हैं, चाहे पाकिस्तान के 3 टुकड़े भी क्यों ना हो जाएं। बांग्लादेश का भी टुकड़ा हुआ, लेकिन बांग्लादेश से भी आज कहीं ना कहीं परेशानी है। वहाँ के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं भारत में घुस रहे हैं, अनएथिकल तरीके से उनके आधार कार्ड भी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे गद्दार भी हैं जो मिले हुए हैं, कुछ पैसों के लिए उनका आधार कार्ड भी बना रहे हैं, उनका रिलीजन भी चेंज किया जा रहा है। सो देखिए तीसरा घर कहीं ना कहीं प्रभाव तो देख ही जाएगा। और अगर हम तीसरे घर से यहाँ पे देखिए एक बात और देखेंगे आप, पाकिस्तान की कुंडली से तीसरे घर में मंगल बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है 8वीं 10वें घर पे, ये एक फैक्टर है। मैंने और कंट्रीज़ के भी ऐसे चार्ट एनालिसिस किए हैं कि जब भी मंगल की दृष्टि अगर 10th हाउस में चली जाती है, क्योंकि 10th हाउस से देखा जाता है कार्य प्रणाली के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, जो पार्लियामेंट होती है उसके बारे में विचार होता है। पार्लियामेंट यहीं से देखी जाती है, संसद, कैबिनेट, कुछ भी कह लीजिए आप। सो मंगल का यहाँ पर प्रभाव मतलब आर्मी का इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान में बहुत बार हुआ है कि उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको कैप्चर किया गया, अचानक ही आर्मी ने कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया। सो ये जो मंगल का जो इन्फ्लुएंस है 10th हाउस पर, ये आगे भी करेगा। ये आगे भी, जैसे कहा जाता है कि अभी जो करंट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आर्मी ने ही खड़ा किया है, लेकिन आर्मी ही उनको फिर से उतारेगी। और ये इन्फ्लुएंस कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये 3 टुकड़े ना हो जाएं इस देश के। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ मैंने फैक्टर्स बताए हैं आप लोगों को। यहाँ पर आज हमने मुहूर्त का भी थोड़ा सा कंसिडरेशन किया। देखिए बहुत सारी लर्निंग्स भी है इसमें कि सर्वाष्टका के साथ और क्या क्या देखा जाता है। और एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ,
कभी भी अगर कोई भी कंट्री हो, जब भी उसके 7th हाउस के प्लैनेट का या 7th लॉर्ड की दशा आ जाए, या जैसे कि गुरु की दशा आ जाए, ये 7th लॉर्ड शुक्र हुए, यहाँ पर शुक्र अफ्लिक्टेड हैं चौथे घर में, अपनी ही कंट्री की जनता का नुकसान, प्लीजेंट क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, तो चौथा घर अफ्लिक्टेड मतलब पीस की कमी। तो ये शुक्र क्या करता है, 7वां घर युद्ध देता है नेबर कंट्रीज़ के साथ, मतलब घोतक है युद्ध का कि युद्ध दे के जाएगा ही जाएगा। और ये मैं दावा भी कर रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि मैं ये एजुकेशन वीडियो दे रहा हूँ, कि शुक्र की महादशा में ही पाकिस्तान युद्ध तो करेगा भारत के साथ और टुकड़े भी होंगे। और शुक्र की महादशा दिसंबर 2027 तक चलेगी, लेकिन बहुत दूर है ये, इसी में ही जब ये बुध का अंतर आएगा। और बुध जो है वो देखिए 22 दिसंबर 2023 से बुध का अंतर स्टार्ट होगा और ये रहेगा 21 अक्टूबर 2026 तक। इसमें भी एक एक्यूरेट टाइमिंग फिर निकाला जा सकता है कौन सी ट्रांजिट ख़राब करेगी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कन्फर्मेशन दिखाई देता है कि षष्ठेश का चतुर्थ घर में चले जाना। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मेदनी के जो प्रिंसिपल हैं और नॉर्मल जनरल लाइफ के नेटिव्स के कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता रहता है। 90% प्रिंसिपल्स आपस में अप्लाई सिमिलर ही रहते हैं। तो षष्ठेश, छठा घर डिस्प्यूट्स का, छठे घर का लॉर्ड अगर 4th में चला जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी हाउस है, तो टुकड़े करवाता है, प्रॉपर्टी के पार्टीशन करवा देता है, हमेशा डिस्प्यूट में रहती है प्रॉपर्टी, कोर्ट केसेस लगे रहते हैं ऐसे लोगों के। आप लोग भी देखिएगा, कोई भी जब जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, कभी आप किसी नेटिव की कुंडली में देखिएगा, आप जब भी देखेंगे कि षष्ठेश की महादशा अंतरदशा आ गई और अगर वो चौथे घर में चला गया, अफ्लिक्टेड है, तब आप अंतरदशा से भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है। सटीक कह दीजिए उनको, अगर अफ्लिक्टेड है 4th हाउस की कोर्ट केस में उनको विजय प्राप्ति नहीं होगी। अगर चौथा घर थोड़ा सा स्ट्रेंथन है तो भी आपको फिर ट्रांजिट्स देखनी पड़ेगी कि ट्रांजिट में 4th हाउस में अफ्लिक्शन तो नहीं हो रही है मेलफिक प्लैनेट्स की। अगर हो रही है और वो केस का डिसीजन का टाइम चला हुआ है, तो आप ब्लंटली कह सकते हैं कि केस में हार होगी। तो दोस्तों, ये बुध का अंतर अभी आना बाकी है पाकिस्तान के लिए, और ये 22 दिसंबर 2023, ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 21 मंथ, एंड उसके बाद कंप्लीट डाउनफॉल। सो ये कुछ आप लोगों को मैंने पॉइंट्स दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन साथ साथ में, आप लोग इनको नोट कीजिए। और आप लोगों के लिए होमवर्क कि ये भारत की कुंडली का सर्वाष्टक का बनाइए एंड पाकिस्तान का भी देखिए कि क्या पॉइंट मैच होते हैं नहीं होते हैं। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी ये बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि लेसन 3 में मैं दे ही दूंगा कि कैसे बनाना है फिर से, ताकि आप लोग फिर से देख लें और आप लोग वैल्यूज़ को भी मैच करवा लें। आज मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, भारत माता की जय।